हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है, आज उस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का, उसी पैटर्न पे यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। यहाँ पे उस पैटर्न को देख के मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। फिर यहाँ पे मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं, या यूजीसी नेट ने क्वेश्चंस पूछे हैं, या पीजीटी एग्जाम्स में पूछे हैं। हर एक जो टॉप लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अब यहाँ पे खुद आपको एनालिसिस होगा, आपने जो डिटेल लेक्चर्स पढ़े हैं क्या वो सफिशिएंट हैं या नहीं है। अभी तक अगर आपने मेरे डिटेल लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगी, या आप प्लेलिस्ट में चले जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड एनालिसिस के बारे में। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बताओ, आराम से क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। Derived demand refers to a situation where one commodity has many alternative uses, so an increase in its use for one purpose reduces its ability for other purposes. जरा मुझे आप बताओ, क्या ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या डिराइव डिमांड यही होती है कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं दूध की, तो दूध से आप दही बना सकते हो, दूध से आप पनीर बना सकते हो और बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो ये वाली स्टेटमेंट ना गलत है। एक्चुअल में यहां पे जो डेफिनेशन दी है, ये कंपोजिट डिमांड की डेफिनेशन दी है, ठीक है। इन केन्सन माइक्रो इकोनॉमिक्स, effective demand is the point where aggregate demand and aggregate supply becomes equal, and this determines the actual level of output and employment in the economy. ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। केन्सन माइक्रो इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव डिमांड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, फिर लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या है? रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर हैव बोथ द डिजायर एंड एनफ परचेजिंग पावर टू बाय अ कमोडिटी व्हिच हेल्प्स डिटरमाइन द करंट मार्केट प्राइस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो लेटेंट डिमांड है ना, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारी सिचुएशन है। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके पास तो डिजायर है बहुत सारी कि मैं ये चीज खरीदूंगा, मेरे पास BMW होनी चाहिए, मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, लेकिन परचेजिंग पावर नहीं होती है। तो यहां पे गलत दिया है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। लेटेंट डिमांड में अपना याद रखना है, डिजायर बहुत सारी हैं लेकिन परचेजिंग पावर नहीं है। द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लेबर और रॉ मटेरियल लाइक स्टील is an example of derived demand because it depends on the demand for the final goods they help produce. ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो डिराइव डिमांड होती है ना, किसी प्रोडक्ट की डिमांड को हम डिराइव डिमांड तब कहेंगे जब इसकी डिमांड किसी और कमोडिटी पे डिपेंड हो। जैसे लेबर, आपने घर का काम करना है तब जाके आप लेबर बुलाओगे या आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, ठीक है, जैसे स्टील सीमेंट वगैरह लाओगे। तो ये डिराइव डिमांड की
करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहां पे सेकंड एंड फोर्थ ही करेक्ट है, तो हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जैसे मैंने आपको समझाया। डिमांड क्या होता है, हम सब जानते हैं, एक डिजायर होती है, लेकिन जिसके पीछे एबिलिटी होती है कि मैं उस चीज को खरीद सकता हूं, मेरे पास उतने पैसे हैं, एंड विलिंगनेस भी होनी चाहिए, ठीक है, कमीना इंसान नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर इफेक्टिव डिमांड भी सेम है, लेकिन इसमें केन्जन्स थ्योरी का कुछ पॉइंट है कि इफेक्टिव डिमांड एंड इफेक्टिव डिमांड क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पे टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई क्या है, इक्वल है, ठीक हो गया। फिर डिराइव्ड डिमांड मैंने आपको बोला इज द डिमांड फॉर गुड आर सर्विस दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिमांड फॉर अ डिफरेंट आर रिलेटेड गुड आर सर्विस, ठीक है, किसी और प्रोडक्ट से जो डिमांड डिराइव्ड होती है। फिर मैंने आपको लेटेंट डिमांड के बारे में बोला, विलिंगनेस तो है बट वेयर द कंज्यूमर लैक्स द परचेजिंग पावर टू एफोर्ड द प्रोडक्ट, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। फिर कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड जैसे मैंने आपको बोला कि एक प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड इन करेक्ट सीक्वेंस। करो जरा इस क्वेश्चन को अब जल्दी। आपने क्या करना है, ये जो आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, इनको इस तरह से आपने अरेंज करना है कि आप इंडिविजुअल डिमांड से मार्केट डिमांड तक पहुंचो। करो जरा जल्दी। देखो, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है, तो ये आ गया पहले नंबर पे। फिर जो भी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे 3-4 इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स बने, फिर उनको हम सम करते हैं, समीशन ऑफ क्वांटिटीज एट ईच प्राइस, हर एक प्राइस पे हम क्या करते हैं, उन क्वांटिटीज को सम करते हैं, तो ये आ गया दूसरे नंबर पे। फिर हमारे पास बनता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो ये आ गया तीसरे नंबर पे। एंड फिर लास्ट पे मार्केट डिमांड कर्व बनती है, तो ये आ गया चौथे नंबर पे। तो यहां पे जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the determinants of demand and consumer behavior in microeconomics। यहां पे स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में एंड कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। आपने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। अच्छा, पहली स्टेटमेंट क्या है, यहां पे आपने देखना है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो फिर आराम से आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, एक एक स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन इकोनॉमिक्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड। बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल क्वांटिटी सप्लाइड जब मार्केट में जाएगी तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा जिससे एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड डिटरमाइन होगी। करेक्ट है? नो, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, बहुत सारे बच्चे इसी स्टेटमेंट में फंस जाएंगे। देखो, अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, यानी आप जो चीजें बना रहे हो उनके ऊपर जो खर्चा आ रहा है एक, एंड टोटल क्वांटिटी सप्लाइड, और जो टोटल आप प्रोडक्ट्स या गुड्स सप्लाई कर रहे हो, इन द मार्केट्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन सप्लाई, ना कि वो डिटरमाइन करेंगे डिमांड को। ठीक है, हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई है वो अलग होते हैं एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड अलग होते हैं। यानी डिटरमिनेंट होती हैं वो चीजें जिससे आप डिटरमाइन करोगे क्या सप्लाई चेंज होगी या नहीं होगी, क्या डिमांड चेंज होगी या नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी आप चीजें बना रहे हो तो वो कौन देखेगा, वो तो प्रोड्यूसर देखेगा ना, तो वो
डिटरमाइन करेगा क्वांटिटी सप्लाइड, वो सप्लाई को देखेगा। तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो अलग हैं, जैसे प्राइस ऑफ गुड है, ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, एंड सो ऑन। तो पहली ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट refers to a situation where a person consumption pattern is influenced by observing the lifestyle and consumption of others, especially in case of luxury goods। बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल ये करेक्ट है। दिखावे का इफेक्ट कब होता है? जब आप किसी और को देखते हो, यार इसके पास देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, मैं भी यही खरीदूंगा, ठीक है, दूसरों को देख देख के चीजों को खरीदना, अपना जो कंजप्शन पैटर्न है वो जब इन्फ्लुएंस हो जाता है, इसको हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस अटैच्ड टू इट्स वेरी हाई प्राइस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बताओ जल्दी से, मुझे इस वाली स्टेटमेंट का आंसर चाहिए। मुझे आप बताओ क्या ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? आंसर में आप लिखो स्टेटमेंट 3 करेक्ट और इनकरेक्ट, जल्दी से। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, बस लास्ट पे इन्होंने एरर डाला है, ये भी रॉन्ग है। हमने बहुत बार पढ़ा है, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस की वजह से जब कोई चीज हम खरीदते हैं, यानी फिर वो लग्जरी गुड होगी, तो उसको जो इफेक्ट कहते हैं ना, वो कहते हैं वेबलिन इफेक्ट, ना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो भी रिलेटेड गुड्स होते हैं, सच एज सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट गुड्स, cause a shift in the demand करो, while a change in the price of commodity itself causes movement along the demand करो। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। हम जब डिमांड करो के बारे में पढ़ते हैं, जब भी प्राइसेस में कोई भी चेंजेस आती हैं, तो इसी डिमांड करो के ऊपर मूवमेंट होती है। कभी डिमांड कम होती है, कभी डिमांड बढ़ती है। लेकिन जब चेंज आती है अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस वगैरह वगैरह, तो उस टाइम पे शिफ्ट हो जाती डिमांड, यहां से पूरा आगे चली जाएगी या नीचे आएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कितनी स्टेटमेंट्स यहां पे ठीक है? यहां पे 2 स्टेटमेंट्स ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैंने इनको एक्सप्लेन अच्छे से किया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये महाराष्ट्र सेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। देखो अब, कंसिडर द पेयर ऑफ गुड्स एक्स और वाई। आपके पास एक पेयर ऑफ गुड है एक्स और वाई, ठीक। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन प्राइस ऑफ वाई फॉल्स, जब इसकी जो प्राइस है ना वो हो जाती है कम, द डिमांड फॉर एक्स आल्सो फॉल्स, इसकी डिमांड भी कम हो जाती है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड यू चूज रिगार्डिंग द नेचर ऑफ दीज गुड्स। बताओ भाई, इनमें से कौन से गुड्स हो सकते हैं? क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, गिवन गुड्स हैं, या इंफीरियर गुड्स हैं? बताओ। आपने देखना है, अच्छा प्राइसेस कम हो गई तो इसकी डिमांड कम हो गई, क्या मसला है? क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है? जो ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके दिमाग में है तो एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए कार एंड पेट्रोल। अच्छा, आप मुझे बताओ, पेट्रोल मिलेगा 2 रुपए पर लीटर, आप क्या करोगे? एकदम से इसकी जो डिमांड है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जो ही एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हम इनको इकट्ठा लेते हैं ना। कार एंड पेट्रोल हमारे लिए एक ही जैसी चीज है। अगर पेट्रोल की कीमत कम हो गई तो हम गाड़ियां ज्यादा खरीदेंगे, तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। लेकिन यहां पे तो प्राइस कम हो रही है, डिमांड भी कम हो रही है। अच्छा, जरा हम सब्स्टिट्यूट गुड्स पे देखेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स पे आप मान के चलो टी एंड कॉफी, ठीक है। अब अगर टी की प्राइस
फॉर एग्जाम्पल जो टी 10 रुपए में मिलती थी अब वो 100 रुपए में मिलने लगी। आप मुझे क्या बताओ, अब बताओ क्या करोगे? क्या आप टी खरीदोगे? आप बोलोगे रहने दो यार, अगर इसकी जो प्राइस है इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई, इसके बदले में मैं कॉफी खरीदता हूं, तो इसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, यहीं पे टी और कॉफी, अगर टी पहले 50 रुपए में मिलती थी अब सिर्फ 1 रुपए में मिलती है, आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार मैं कॉफी को अब नहीं खरीदता हूं, मैं टी खरीदूंगा, यानी जो कॉफी है इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यहां पे है, यानी जो ही प्राइस कम हो गई, जैसे यहां पे टी की प्राइस कम हो गई, अब ये हमें सस्ती दिखने लगी एज कंपेयर टू कॉफी, तो उस वजह से कॉफी की भी डिमांड कम हो गई, अब हम ज्यादा टी ही खरीदेंगे। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट गुड्स अच्छे से समझाए हैं। फिर हमारे पास आता है इंफीरियर गुड्स, जैसे मैंने समझाया वही यहां पे मैंने लिखा है। इंफीरियर गुड्स आर प्रोडक्ट्स whose demand decreases as consumer income increases। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं, यानी ये सस्ती चीजें होती हैं, ठीक है। ये आप तब खरीदते हो जब आपके पास पैसे कम होते हैं। जो ही आपके पास इनकम इंक्रीज हो गई, आपने वो चीजें लेनी बंद कर दी और अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े आपने लेने शुरू कर दिए, ठीक है। फिर है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का हम रिलेशन देखते हैं प्राइस के साथ। आर अ यूनिक केस वेयर एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड लीड्स टू एन इंक्रीज इन इट्स डिमांड। गिवन गुड एक स्पेशल केस है, ये एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। यहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड फिर डिक्रीज होती है। लेकिन गिवन गुड कहता है कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज हो गई। तो ये हमारे पास है गिवन गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, यानी जो यहां पे गिवन है सिर्फ ये चेंज होंगे, बाकी सारे अनचेंज्ड रहेंगे। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, आपने बताना है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज कब होगी। इन ऑप्शन में आपने देखना है कि डिमांड कब बढ़ेगी, बताओ। अच्छे से आपने सोच समझ के आंसर करना है। अच्छा, आप मान के चलो ये आपके पास कमोडिटी है, ठीक है। अच्छा, पहले बात है सब्स्टिट्यूट की, तो ये है, अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स पीछे समझाया, एक बार में फिर समझाता हूं। ये इसका सब्स्टिट्यूट है, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। अब ये जो इसका सब्स्टिट्यूट है, यानी जो आप इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई। अब मुझे क्या बताओ, इन दोनों को आप एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सकते थे। अब इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई, अब आप कहोगे सर ये तो फिर महंगा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। जैसे अगर मैं ये टी लेता हूं, ये कॉफी लेता हूं, इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई तो कॉफी महंगी हो जाएगी। जब कॉफी महंगी हो जाएगी तो सारे लोग टी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो गई तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो प्राइस, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, अब यहीं पे हम लेंगे कार एंड पेट्रोल। ये है कार और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है पेट्रोल। प्राइस ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज, अगर पेट्रोल की कीमत अगर पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, आप मुझे बताओ क्या आप गाड़ियां खरीदोगे? नहीं, तो इसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्राइसेस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट जब इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी, ठीक। द गुड इज एन इंफीरियर गुड, अब जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो इंफीरियर गुड है एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, और साथ में इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ रही है, तो क्या इस प्रोडक्ट की इनकम डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इसकी तो डिक्रीज होगी, ठीक है।
तो ये वाला भी नहीं है। इट्स प्राइस फॉल, ये तो करेक्ट है। जब एक कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी हमारे पास जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट अब आपके लिए है, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैंने इन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैंने लिए हैं, पीजीटी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं और अपनी तरफ से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे फ्रेम किए हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे है, इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आपको कोई लॉस नहीं होगा लाइक करने से, एंड पे आपने शेयर जरूर करना है। इतना तो आप कर ही सकते हो। अच्छा देखो, पीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, द डिमांड फॉर अ गुड एंड द प्राइस ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री गुड्स विल बी। क्या ये पॉजिटिवली होते हैं, नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं? इनका कोई रिलेशन नहीं है, पॉजिटिवली एंड प्रोपोर्शनली रिलेटेड होते हैं। बताओ। अच्छा अब आपने क्या लेने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कार एंड पेट्रोल। अब हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या होता है। जो ही पेट्रोल की प्राइसेस डिक्रीज होंगी, एकदम से गाड़ियों की डिमांड इंक्रीज होगी। बताओ ये कौन सा रिलेशन है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, यानी ये हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, पॉजिटिव में दोनों एक ही साइड से होते हैं, नेगेटिव में अपोजिट होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्राफिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिमांड करो। यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, आपने इनको चूज करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी करेक्ट है। इवन दो अगरचा प्राइस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट अफेक्ट्स कंज्यूमर बिहेवियर, इकोनॉमिक्स traditionally shows the demand curve with price on vertical axis and quantity demanded on horizontal axis। अच्छा यहां पे एक एक चीज आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कभी कभार एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या स्टेटमेंट आएगी प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिमांड इज डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट मतलब जिसका बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अच्छा, प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है, यानी डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर, प्राइस इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम देखेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, ये हमारे पास ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट आते हैं और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट आते हैं। जैसे अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू अगर मैं लूंगा 1 तो y आपके पास आएगा 3, अगर x की वैल्यू लूंगा मैं 2 तो y आपके पास आएगा 3 2 6। यानी जो y की वैल्यू है ये किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर। तो x यहां पे है इंडिपेंडेंट, y है डिपेंडेंट। x हम यहां पे रखते हैं इस एक्सिस पे एंड y हम यहां पे रखते हैं यानी y एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारे पास मैथमेटिकल तरीका है। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में डिमांड के बारे में, तो हम यहां पे डिमांड लिखते हैं क्वांटिटी और यहां पे लिखते हैं प्राइस। हालांकि डिमांड क्या है, डिमांड डिपेंडेंट है, ये यहां पे होना चाहिए था, लेकिन हम इसको यहां पे रखते हैं और प्राइस को यहां पे रखते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, the total area below the demand curve up to a certain quantity consumed represents the marginal utility received by the consumer। क्या अगर मैं यहां पे डिमांड कर्व ड्रा करूंगा, इसके नीचे जितना भी एरिया है ये हमें शो करेगा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या ये शो करेगा, नहीं, ये शो करेगा टोटल यूटिलिटी। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है यानी फर्स्ट वाली। ठीक है, तो इसको यहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सिर्फ यहां पे आपको ये चीज याद रखनी है, ये जो कन्वेंशन है ना, यानी जो प्राइस है इंडिपेंडेंट होने के बावजूद इसको वाई एक्सिस पे लिखते हैं,
क्वांटिटी डिमांड है, डिपेंडेंट वेरिएबल होने के बावजूद इसको हम एक्स पे लिखते हैं, तो इसको स्टार्ट किया था लिखना अल्फ्रेड मार्शल ने, ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। उसके बाद द हाइट ऑफ द डिमांड करो एट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी शोज द मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक, ये जो हाइट है ना, ये शो करती है मार्जिनल यूटिलिटी, और इसके नीचे जितना भी एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल यूटिलिटी। Consider the following statements regarding the theoretical foundations of the law of demand and consumer behavior. यहां पे आपके पास दो स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बताओ जरा जल्दी से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो। The law of demand asserts an inverse relationship between the price of a commodity and its quantity demanded, a principle that is strictly contingent on the ceteris paribus assumption, where variables such as consumer income and taste remain unchanged. बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। लॉ ऑफ डिमांड शो करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, उन अदर थिंग्स को हम सेट्रस पैरिबस कहते हैं, ठीक है, जैसे इनकम ऑफ अ कंज्यूमर हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वगैरह। सेकंड स्टेटमेंट है द इनकम इफेक्ट which partially explains the operation of law of demand dictates that a reduction in the price of a commodity directly increase the consumer's nominal money income, thereby expanding their overall consumption capacity. बताओ भाई, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? अच्छे से आपने रिलैक्स होकर इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। देखो, एक कंज्यूमर है, उसकी सैलरी आप मान के चलो 1000 रुपए है, ठीक है। अब वो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, अगर इस प्रोडक्ट की कीमत है 500 रुपए, अब वो ये चीज खरीदता है, फिर उसके पास 500 रुपए बच जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट सिर्फ 100 रुपीज में मिलने लगे, ये 100 रुपीज में खरीदेगा, फिर इसके पास 1000 में से 900 रुपए बचेंगे, यानी इसकी जो इनकम है ना वो इंक्रीज तो हो गई, लेकिन क्या इसकी सैलरी इंक्रीज हो गई? अब जो नॉमिनल मनी है ना, मतलब आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई, ठीक है, सैलरी तो इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि आपके पास पैसे बचने लगे। अब ये जो पैसे बचते हैं ना, इसको हम कहते हैं रियल मनी, ठीक है। तो ये जो नॉमिनल मनी इनकम है ना, ये गलत है, इसकी जगह पे अगर यहां पे होता ना रियल मनी इनकम, फिर ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। देखो यहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट इंक्रीज अ कंज्यूमर्स नॉमिनल मनी इनकम, यानी जो फिजिकल करेंसी है, जो आपकी फिजिकल सैलरी है, वो बढ़ती नहीं है, वो 1000 रुपए है तो 1000 ही रहेगी। इसके बरक्स जब प्राइसेस कम हो जाती हैं, कंज्यूमर की जो रियल इनकम है ना, यानी जो पैसे बचते हैं, यानी जो आपके पास परचेजिंग पावर है, अब वो बढ़ने लगी। अगर फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 1000 रुपए थी, पहले आप एक ही प्रोडक्ट 500 के खरीदते थे, दूसरा आपको 600 का मिलता था, इसको आप खरीद ही नहीं पाते थे क्योंकि आपके पास 500 रुपए ही बचे हैं। जब ये सिर्फ 100 रुपीज में मिलने लगे तो आपके पास 900 रुपए बचेंगे, तो ये वाला प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हो, यानी आपकी जो परचेजिंग पावर है ना वो बढ़ गई, ठीक हो गया। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। Consider the following statements regarding the exceptions to the law of demand and concept of price elasticity in microeconomics. यहां पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने बताना है इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एक एक स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। यहां पे एक्सेप्शंस बताई है एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया है। The idea of conspicuous consumption makes some luxury goods an exception to the law of demand
because their demand increases when their price rise। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करेंगे लग्जरी गुड की, तो वहां पे वेबलिन इफेक्ट होता है। जब तक उनकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड एक सोशल स्टेटस है, तभी जाके इसको हम खरीदते हैं। अगर ये लोहे के भाव में मिलेगा फिर हम इसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। Goods that are absolute necessities usually have high price elastic demand, meaning their consumption does not change much even where price rise sharply। अच्छे से आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है फटाफट से। सिर्फ मुझे आप इतना बताओ, क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या रॉन्ग है? जल्दी मुझे कमेंट करके ये बताओ, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं। अच्छे से स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर मैं देखता हूं कि आपका माइंड कितना चलता है। जल्दी से मुझे बताओ। देखो 99% बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। पता किससे कंफ्यूज हो जाएंगे? पहली वाली स्टेटमेंट से नहीं, वो बोलेंगे गुड्स दैट आर एब्सोल्यूट नेसेसिटीज, जो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। फिर वो पढ़ेंगे मीनिंग देयर कंजप्शन डज नॉट चेंजेस, उनकी जो कंजप्शन है वो ज्यादा चेंज नहीं होगी जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी। तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना, ये इन्होंने गलत लिखा है। यहां पे होना चाहिए प्राइस इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब चेंज हो रहा है यार। हाईली प्राइस इलास्टिक मतलब थोड़ी सी भी प्राइस के अंदर कोई चेंज आ गई तो डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे फ्रिज की प्राइस थोड़ी सी कम हो गई तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसको हम कहेंगे हाई प्राइस इलास्टिक। यानी यहां पे क्या होना चाहिए था? हाई प्राइस इन इलास्टिक। फिर ये इसकी आगे डेफिनेशन ठीक होती। तो यहां पे लिखा कुछ और है, आगे कुछ और। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्रैप होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर द लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स ओनली व्हेन नॉन प्राइस फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। बताओ। Therefore, if consumer income or preference changes at the same time, the law cannot properly explain the observed price demand relationship। बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब हम लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी जो प्राइस के अलावा फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिमांड को वो सारे कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर हम लॉ ऑफ डिमांड को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, गिवन गुड्स आर अ स्पेशल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के। वेयर अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इनकम इफेक्ट becomes greater than the substitution effect leading to an upward sloping demand। करो बताओ ये स्टेटमेंट कैसा है? यहां पे भी ट्रैप फंसे हुए हैं। देखो ये जो आगे लिखा है ना, जितना लिखा है सारा करेक्ट लिखा है, सिर्फ ये रॉन्ग लिखा है। पॉजिटिव की जगह पे यहां पे नेगेटिव अगर होता ना तो फिर हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होती है। जब भी हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की, तो गिवन गुड्स के ऊपर जो इनकम इफेक्ट होता है ना वो नेगेटिव होता है। यानी जो ही आपकी इनकम बढ़ती है तो वो चीजें खरीदने आप छोड़ देते हो। अब जो गिवन गुड्स हैं वो हाईली इन्फीरियर गुड्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर में भी बिलो लेवल के इन्फीरियर आप समझो गिवन गुड्स को। जो ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो वो लेना आप छोड़ दोगे, ठीक है। यानी यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, लेकिन है स्ट्रॉन्ग। अगर यहाँ पे होता ना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इनकम इफेक्ट, फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। यहां पे ये गलत है। तो 2 और 3, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन है। थोड़ा सा अगर हम जो 4th स्टेटमेंट है इसको और अच्छे से समझेंगे। अब इनकम इफेक्ट क्या होता है? अ चेंज इन डिमांड फॉर अ गुड काज्ड बाय चेंजिंग इन योर परचेजिंग पावर। यानी जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, यानी जब भी आपकी इनकम में कोई भी चेंज आता है उससे आप प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हो, उसकी डिमांड करते हो या नहीं करते हो, उसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, ठीक है। अगर हम देखेंगे नॉर्मल गुड्स के केस में, तो नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है, यानी आपकी इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स आप खरीदोगे, ओके। वेयरएज इंफीरियर गुड्स के केस में क्या है? नेगेटिव है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? अ चेंज इन डिमांड काज्ड बाय अ शिफ्ट इन रिलेटिव प्राइस। यानी यहां पे हम
दो चीजों को कंपेयर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी हो सकता है, यानी रिलेटेड प्राइसेस की वजह से कौन सी चेंज आ गई उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्केट इक्विलिब्रियम and the difference between movement and shifts in demand and supply curves। यहां पे मैंने डायग्राम भी ली है ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ जाए अगर आप ये क्वेश्चन नहीं निकाल सको। पहले स्टेटमेंट जरा पढ़ो। अ पॉजिटिव चेंज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर अ कमोडिटी कॉज द डिमांड करो टू शिफ्ट राइटवर्ड। देखो हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, जब प्राइस चेंज हो गई उस वजह से अगर डिमांड चेंज हो जाती है ना तो फिर होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, यानी ये आपके पास डिमांड करो, ये आपके पास सप्लाई करो है। अगर प्राइसेस की वजह से कोई भी चेंज आती है ना तो डिमांड करो ऊपर नीचे हो जाती है, या तो यहां पे आएगी या यहां पे आएगी, यहां पे आ जाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड करो, या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या एक्सटेंशन इन डिमांड, ठीक है। इसके अलावा जो अदर डिटरमिनेंट्स हैं उसमें अगर थोड़ी भी चेंज आए तो डिमांड करो ही शिफ्ट हो जाएगी, यहां से इधर चली जाएगी या यहां से इधर चली जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है अ पॉजिटिव चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस में पॉजिटिव चेंज आए यानी आपको वो चीजें पसंद आने लगी, द डिमांड करो शिफ्ट राइटवर्ड, क्या डिमांड करो राइट शिफ्ट हो जाएगी? बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डिमांड करो इंक्रीज हो जाएगी यानी आगे शिफ्ट हो जाएगी। Which then leads to an increase in supply, क्या इसकी वजह से फिर इंक्रीज इन सप्लाई होगा? To achieve a new equilibrium at a higher price। अब देखो इक्विलिब्रियम कब होता है? जब सप्लाई एंड डिमांड इक्वल होती है, यानी वो ये पॉइंट है। अब कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बढ़ गया, चेंज हो गया कि यार मुझे ये चीज पसंद है, उस वजह से डिमांड शिफ्ट हो गई। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे न्यू इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा मुझे बताओ इस पॉइंट पे जाने के लिए क्या हुआ? हमारे पास ये वाली प्राइस बन गई अब, और ये होगी हमारी क्वांटिटी। अच्छा, और जो सप्लाई है वो यहां से इधर चली गई, ठीक है। यानी यहां पे क्या हो गया? इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे आप सोचते हो ना डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इसी तरह से सप्लाई में भी सेम कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्योंकि इसी के बारे में यहां पे बात हो रही है, ठीक है। इसलिए यहां पे थोड़ा आराम से सोचना है। तो इंक्रीज इन सप्लाई नहीं होगा, यहां पे होगा इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर यहां पे सिर्फ इतना होता ना, क्वांटिटी यहां पे लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड तो बढ़ा, लेकिन यहां पे लिखा है इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई जब होगा ना, फिर ये जो सप्लाई करो है यही शिफ्ट हो जाएगी, जिस तरह से हम डिमांड करो में पढ़ते हैं। तो ये हमने समझी फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, अ सडन सप्लाई शॉक सच एज severe drought reducing agriculture production, अगर सप्लाई शॉक लगेगा यानी सूखा पड़ जाएगा, उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। क्रिएट्स अ टेम्परेरी सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। अब मुझे बताओ जब चावल खत्म हो जाएंगे यानी चावल की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, डिमांड तो वैसी की वैसी है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो ये कौन सी सिचुएशन आएगी? ये आएगी एक एक्सेस डिमांड की सप्लाई, ठीक है, यानी ये वाली स्टेट, ये वाला। अगर मैं यहां पे लूंगा ये प्राइस, अच्छा, यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड इतनी है, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड इतनी है, लेकिन सप्लाई सिर्फ इतनी हो रही है, यानी ये जो बीच में है ना, ये क्या है आपके पास? शॉर्टेज। ये सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की एट द ओल्ड प्राइस, which is corrected through a contraction of demand as price rise। अब ये जो सिचुएशन है इसको ठीक करने का तरीका एक ही है, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, जो ही प्राइसेस यहां से लेके यहां इंक्रीज हो जाएंगी तो डिमांड यहां से तो यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। यानी जो अभी सिचुएशन थी शॉर्टेज की या हमारे पास एक्सेस डिमांड की, वो ठीक हो गई प्राइस इंक्रीज होने की वजह से,
एंड इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट समझो। अ डिक्रीज इन डिमांड, जब डिक्रीज हो गई डिमांड, मीन्स अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड करो। जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी तो क्या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यहां की तरफ पूरा शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगर हमारे पास एक्सटेंशन होता फिर इसी डिमांड करो के ऊपर ऊपर नीचे हो जाता, ठीक है, लेकिन यहां पे डिक्रीज इन डिमांड है तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। caused by the non price factors, यानी प्राइस के अलावा जो चीजें हैं उनसे हो जाएगा। whereas contraction of demand means an upward movement along the same demand करो, अगर contraction होगा तो ऊपर आ जाएगी, यानी पहले अगर ये थी डिमांड अब ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। caused by the rise in price, जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, the arrival of a much cheaper and technologically better substitute mainly causes a contraction of demand for a existing commodity। बताओ क्या ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कब होता, जब प्राइसेस में कुछ फर्क हो जाता, लेकिन यहां पे इंपैक्ट किस वजह से पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से पड़ रहा है, तो यहां पे होता कॉन्ट्रैक्शन नहीं, डिक्रीज इन डिमांड होता, तो ये वाला भी रॉन्ग है। सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हेंस आपके पास जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। यहां पे आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, यूजीसी नेट ने ये क्वेश्चन पूछा था, आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पढ़ो जल्दी से इन स्टेटमेंट्स को और मुझे आंसर करो। पहली स्टेटमेंट क्या है, ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड करो द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर ऑल इक्वल। बताओ क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट ना गलत है, आपने पॉइंट मेथड में पढ़ा होगा ये, ठीक है। ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड डिमांड करो द पॉइंट इलास्टिसिटीज आर नॉट इक्वल, ये भी रॉन्ग है। इनको अगर मैं आपको समझाऊं, यहां पे ये देखो भाई, ये आपके पास है स्ट्रेट लाइन, हमने पॉइंट मेथड में पढ़ा था, यहां पे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, यहां पे है ग्रेटर देन 1, यहां पे है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी, यहां पे 0, यानी आपको डिफरेंट इलास्टिसिटी स्ट्रेट लाइन पे मिलेंगी, ठीक है, पहली गलत है। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहां पे देखो रेक्टेंगल बन रही है, इस रेक्टेंगल के अंदर जितना एरिया है और यहां पे ये जो रेक्टेंगल बन रही है इसके अंदर जितना एरिया है ये इक्वल होते हैं, तो यहां पे कोई भी पॉइंट आप लो ना, यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, यानी सारी इक्वल है, यहां पे लिखा है नॉट इक्वल, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, यहां पे इक्वल है, यहां पे नॉट इक्वल है। ये क्वेश्चन भी यूजीसी ने पूछा था, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द डिटरमिनेंट्स हैविंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। करो इसका क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। यहां पे आपने बताना है कि पॉजिटिव इफेक्ट कहां पे पड़ता है, यानी जहां पे डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बताओ। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जब भी प्राइस में कोई भी चेंज होगा, इस प्राइस की वजह से डिमांड का रेस्पॉन्स क्या रहेगा, क्या ये इंक्रीज होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी, वैसी रहेगी, प्राइस के चेंज होने की वजह से इसका रेस्पॉन्स क्या है। इसको ऐसे समझो, अगर आपका कोई फ्रेंड है, इसको आप थप्पड़ मार रहे हो, थप्पड़ क्या है, प्राइस है, यानी प्राइस के अंदर कोई चेंज है, उस थप्पड़ मारने की वजह से आगे आपके फ्रेंड का क्या रेस्पॉन्स होगा, ठीक है, वो जो रेस्पॉन्स करेगा ना उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या वो चुप करके बैठेगा, वो आपको उससे जोर से थप्पड़ मारेगा,
या वो आराम से आपको थप्पड़ मारेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये इसकी प्राइस है। ठीक, जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, अब ये जो प्रोडक्ट है इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है, चाहे प्राइस कितनी भी बढ़े आपको मजबूरी में यही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम है। लेकिन अगर रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बहुत सारे, यहां पे ये इतने सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे, थोड़ी सी भी अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी ना, आप बोलोगे इसको दफा करो, मैं ये वाला ले लेता हूं, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी। जब एक कमोडिटी की बहुत सारी यूजेस होती हैं, इसको भी समझेंगे। लेट अस सपोज दैट आपके पास मिल्क है, मिल्क आपको मिल रहा है 10 रुपए लीटर। ठीक है, 10 रुपए लीटर मिल रहा है, आप दूध को खरीद रहे हो, घर में हर एक बच्चे को, खुद भी, जितने भी लोग हैं ना आपके घर में, सब सुबह उठ के एक एक गिलास दूध पी रहे हैं क्योंकि सस्ता है, 10 रुपए लीटर है। लेकिन जब मिल्क हो जाएगा 60 रुपए लीटर, फिर आप क्या करोगे, एकदम से मिल्क की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। आप कहोगे नहीं, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वही हमें इनका इस्तेमाल करना है, हम इसको थोड़ा सा चाय में डालेंगे, थोड़ा सा बचा के रखेंगे, कोई मेहमान आएगा, तो ये भी करेक्ट है। अच्छा, पोर्शन ऑफ द इनकम ऑफ द बायर स्पेंट ऑन द कमोडिटी। जब एक पोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड करते हो, तो बताओ क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैं आपको समझाता हूं। आपके पास है फ्रिज और दूसरे नंबर पे है साल्ट। अच्छा, आगे दिवाली आ रही है। ठीक, अब दिवाली पे आपने सुना कि साल्ट की कीमत कम हो जाएगी और ऊपर से आपने सुना कि फ्रिज की कीमतें बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। बताओ ज्यादा किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा डिमांड पे? फ्रिज के ऊपर। क्यों? अरे साल्ट कितने का मिलता है? 30 रुपए का, 30 से 28 पे जाएगा या 25 पे हो जाएगा या 20 पे हो जाएगा, तब भी हम साल्ट के स्टॉक्स लेके नहीं रखेंगे, फिर भी हम वही एक ही साल्ट खरीदेंगे, एक ही पैकेट खरीदेंगे। तो जहां पे आपका कम पोर्शन इनकम का खर्च हो जाता है ना, तो वहां पे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी नहीं होती है। जहां पे आपकी इनकम का बड़ा पोर्शन खर्च होता है, जैसे टीवी के ऊपर हो गया, फ्रिज के ऊपर हो गया, वॉशिंग मशीन के ऊपर हो गया, ठीक है, तो वहां पे आप ध्यान रखते हो, जो ही उनकी प्राइस कम हो जाती है तो उनकी आप डिमांड करते हो, यानी उन चीजों पे फर्क पड़ता है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उनकी ज्यादा है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे, इनकम ग्रुप ऑफ बायर्स परचेजिंग द कमोडिटी। ये स्टेटमेंट ना रॉन्ग है, इससे प्राइस इलास्टिसिटी पे इंक्रीज पॉजिटिव इसका फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। फिलहाल यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। अच्छा, ये सारे मैंने आपको अच्छे से समझाए, अब इस पे आ जाओ। द इनकम ग्रुप ऑफ बायर, हायर इनकम ग्रुप डिमांड्स टेंड्स टू बी इनइलास्टिक। ठीक है, अब आप करोड़पति हैं, अगर फॉर एग्जांपल अनिल अंबानी है, अगर फ्रिज की प्राइस कम होगी क्या वो खरीदेगा? उसके लिए बराबर ही है, कम हो ज्यादा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। जो हायर इनकम ग्रुप होते हैं ना, उनके लिए इलास्टिसिटी क्या होती है? इनइलास्टिक होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बेचारों हम जैसे लोगों को पड़ता है, जहां पे लोअर इनकम ग्रुप डिमांड इज मोर इलास्टिक। तो ये वाली स्टेटमेंट ना गलत है, क्योंकि यहां पे बोला था पॉजिटिव रिलेशनशिप, यहां पे इसका उलट आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये भी यूजीसी नेट ने पूछा था, आपने मैच करना है नेचर ऑफ कमोडिटीज, इनकम इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। बताओ, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लग्जरियस कमोडिटीज एंड नेसेसिटीज। नॉर्मल गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटीज कैसी होती है? मैंने अभी बोला था कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जब इनकम आपकी बढ़ती है आप नॉर्मल गुड्स भी खरीदते हो, तो ये हो जाएगा इसके साथ मैच, ग्रेटर देन 0 होता है। बताओ, फिर इंफीरियर गुड्स को तो आपको पता ही है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ये आ जाएगा इसके साथ। फिर लग्जरियस कमोडिटीज की होती है ग्रेटर देन 1, बहुत ज्यादा इनकी इनकम इलास्टिसिटीज होती है। क्यों? जो ही आपकी इनकम बढ़ती है ना, फिर बाकी चीजों पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, फिर आप लग्जरियस कमोडिटीज की तरफ देखते हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छा फोन होना चाहिए, ठीक है।
तो ये होती है ग्रेटर देन 1। इनको आपने याद भी रखना है क्योंकि डायरेक्ट कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लक्शियस कमोडिटीज की इलास्टिसिटी क्या है, तो ग्रेटर देन 1 है, नॉर्मल की ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर जो नेसेसिटीज होती है ना, उन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हमारे पास पैसे कम हैं या ज्यादा हैं, वो हमें उतने ही खरीदने हैं। तो यहां पे जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी यूजीसी नेट ने पूछा था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर, मोर एंड बेटर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल फॉर द कमोडिटी। अभी आपको मैंने पीछे समझाया, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे उतनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होगी। जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, हमें मजबूरन फिर वही चीज खरीदनी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है फॉर नॉर्मल गुड्स। अब देखो ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए, क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला ताकि आप डायरेक्ट यहां से आपको पता चले। अब ये 2021 में पूछा था और ये 2023 में, एंड ऑलमोस्ट दोनों क्वेश्चन सेम है, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज हो चुका है। इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में भी ऐसा होगा। नॉर्मल गुड्स की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 होती है, लक्सरियस गुड्स की होती है ग्रेटर देन 1, एंड नॉर्मल गुड्स फॉर विच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बिटवीन में अगर इलास्टिसिटी होगी नॉर्मल गुड्स में, तो उनको हम नेसेसिटीज कहेंगे, यानी वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा, यहां पे दो क्वेश्चंस आए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, एंड ये जो क्वेश्चन इन्होंने उठाए हैं वो उठाए हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से। अब एक क्वेश्चन आया है पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड दूसरा पूछा है यूपीएससी ने। मैंने दोनों को इकट्ठा ही लिया है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड एंड इट्स प्राइस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी। पहला क्वेश्चन ये है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल खर्चा है, और प्राइस, अगर प्राइसेस कम हो जाएंगी, अब यहां पे क्या पूछा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर फॉर एग्जांपल प्राइसेस कम हो जाएंगी, जो टोटल खर्चा आप कर रहे हो ना, तो वो अगर बढ़ जाएगा, या इसका अपोजिट, तो उसको हम क्या कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी प्राइसेस कम हो गई, जो टोटल खर्चा आप कर रहे थे वो भी कम हो गया, तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम समझेंगे। ये आपके पास है एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। इफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी causes total expenditure on a commodity to decrease, अगर प्राइसेस कम हो जाएंगी, कीमतें कम हो गई, लेकिन आप जो टोटल खर्चा कर रहे थे ना वो भी कम हो गया, या अगर प्राइसेस बढ़ गई तो टोटल आपका खर्चा भी बढ़ गया, तो उस केस में हम कह सकते हैं डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनइलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। समझ गए आप, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप में दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं ना, तो आपने देखना है कि इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, लेस देन 1, यानी इनइलास्टिक है। अच्छा, अगर प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी कम हो गई, जो ही प्राइस कम हो गई तो आपने खर्चा बढ़ा लिया, ठीक है, या प्राइसेस बढ़ गई, आपने खर्चा कम कर दिया, तो हमारे पास हो गया इलास्टिक डिमांड, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, अगर टोटल खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे प्राइस घट रही है बढ़ रही है, तो उसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड एंड इट्स प्राइस मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, किस में चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा इलास्टिक, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे आएगा मोर देन 1। अच्छा, दूसरे पे आ जाओ। व्हेन अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी प्राइस हो गई कम, रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर भी हो गया कम, यानी एक ही साइड में जा रहे हैं, तो फिर हो गया इन इलास्टिक, यानी लेस देन 1, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, बताओ भाई फॉर्मूला क्या है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का। यूपी पीजीटी ने यह क्वेश्चन पूछा था। जब भी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी आए ना तो एक प्रोडक्ट की आएगी डिमांड और दूसरे प्रोडक्ट की आएगी प्राइस। तो पहला वाला तो हो गया खत्म, क्योंकि यहां पे दोनों प्राइस और क्वांटिटी एक ही प्रोडक्ट की है। ठीक है, ये भी है खत्म, क्योंकि प्लस तो हमारे पास होता ही नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला या तो ये आएगा या तो ये आएगा। बताओ, अब देखो इन दो में से आपने देखना है क्वांटिटी अगर हम लेंगे 1 वाली तो फिर प्राइस हमें लेनी पड़ेगी 2 वाली। ठीक है, तो यहां पे क्वांटिटी हमने ली है 1 और प्राइस 2 क्वांटिटी 1। ठीक, यहां पे देखो क्वांटिटी 1 ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे अगर इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो बनेगा क्वांटिटी 1 प्राइस तो 2 है, लेकिन यहां पे प्राइस 1 भी लिया है तो ये नहीं चलेगा, प्राइस 2 दोनों जगह होनी चाहिए। तो हमारे पास ये जो सेकंड ऑप्शन है ये रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी ने पूछा था। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड। बताओ, यहां पे आपने बताना है कि प्राइस इलास्टिसिटी आप कैसे डिटरमाइन करोगे फॉर एन इंडिविजुअल गुड। एक अकेली चीज है, ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ इस प्रोडक्ट की हाई इलास्टिक है, लो है, इन इलास्टिक है, क्या है। अच्छा, पहले स्टेटमेंट पढ़ो, बाय द डिग्री टू विच द गुड इज अ नेसेसिटी और लक्जरी। बिल्कुल, अब मैं सोचूंगा ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या लक्जरी है, तो ये फर्क पड़ेगा ना, इससे डिटरमाइन होगी ना प्राइस इलास्टिसिटी। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। अब इस गुड के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी पे। कितनी बार मैंने पीछे समझाया, ये भी ठीक है। अच्छा, इस पे जाओ, बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी अमीर हो रही है, गरीब हो रही है, तो इस प्रोडक्ट के बेचारे पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये नहीं आएगा। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर्स बजट। इस गुड की मेरे लिए मेरे बजट में कितना इंपॉर्टेंस है, क्या इससे भी फर्क पड़ेगा, इससे भी फर्क पड़ेगा। यानी यहां पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कौन सा वाला, फर्स्ट A1 2 एंड 4, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखे, जैसे द नंबर ऑफ क्लोज्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा उस कमोडिटी पे खर्च कर रहे हो। और ये चीज इंपॉर्टेंट है, टाइम। अच्छा, मुझे बताओ अगर लंबा टाइम होगा तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, अगर शॉर्टर टाइम होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। देखो, अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, फॉर ये प्रोडक्ट है, अगर इसको खरीदने के लिए आपको 1 साल, आप सोचोगे कि यार 1 साल में भी इसको मैं खरीद लूंगा, कोई मसला नहीं है, फिर इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, फिर ये मोर इलास्टिक होगा। हो सकता है इसका तब तक आपको कोई अल्टरनेट मिल जाए या आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप इससे बेटर कोई चीज खरीदोगे। यानी अगर आपके पास लॉन्गर पीरियड है तो फिर बायर के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, फिर ग्रेटर इलास्टिसिटी होती है। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं और आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम है और ये चीज आपको लेनी जरूरी है, और जो आपका शॉपकीपर है वो इसको बहुत ज्यादा महंगा दे रहा है, क्या आप खरीदोगे, अभी आपको जरूरत है, आपको ये खरीदनी ही पड़ेगी। तो अगर आपके पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपको पता ही है, हैबिट किसी चीज की लग जाए फिर उसकी लेस इलास्टिक हो जाती है, चाहे प्राइसेस कुछ भी हो जाए, हमें वो पसंद है तो हमें लेनी है। द नंबर ऑफ पॉसिबल यूजेस, ये मैंने आपको पीछे समझा दिया। अरेंज द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in increasing order of their numerical coefficient। बताओ, इनको आपने अरेंज करना है, सबसे छोटी वैल्यू फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी एंड सो ऑन। करो जरा इनको अरेंज। देखो, सबसे पहले स्टार्ट होता है परफेक्टली से, ठीक है, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक।
ठीक है, तो हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक, ये आ गया नंबर 1। फिर इनइलास्टिक का ही आएगा रिलेटिवली इनइलास्टिक, आ गया 2। फिर यहां से चला जाता है अब यूनिटरी पे, तो आ गया 3। फिर हमारे पास आता है परफेक्टली नहीं, फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक 4 नंबर पे, एंड परफेक्टली इलास्टिक 5 नंबर पे। यानी हमारे पास यहां पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल 0 है। रिलेटिवली इनइलास्टिक, फिर यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 से लेके 1 तक है। यूनिटरी इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है। रिलेटिवली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से बड़ी है लेकिन इंफिनिटी से छोटी है। परफेक्टली इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायनेमिक्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड। आपके पास 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपने इन स्टेटमेंट में बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। Expansion of demand is characterized by a downward movement। जब expansion of demand होती है क्या downward movement होती है along an existing demand करो, resulting specifically from a decrease in the price of commodity। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल। जब expansion of demand होता है तो movement of demand करो नीचे की तरफ होती है, ठीक है, एंड ये किसकी वजह से होता है? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नीचे, एन इंक्रीज इन डिमांड इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर डिमांड करो। क्या जब इंक्रीज इन डिमांड करो होगी तो पूरी जो डिमांड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी? बिल्कुल। एंड इज ड्रिवन बाय नॉन प्राइस फैक्टर्स, ये भी करेक्ट है, सच एज राइजिंग कंज्यूमर इनकम और चेंजिंग प्रेफरेंस। Both the statements are correct। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आ गया तो प्लीज इस वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करिएगा।